आज जो हमने एक ब्रांड न्यू टॉपिक शुरू करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है ये, क्योंकि हम इसको एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने हमारा हमारे पास जो है, जो आई मतलब जब हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं या जिसकी बेस पे ये सारा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, दैट्स कॉल्ड डाटा। हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डाटा है। जब हम कोई भी आप जब कंप्यूटर वगैरह परचेज करते हो, तो जो सबसे पहला काम हम उसमें करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, वो हम अपना डाटा उसके अंदर सेव करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और कोई डिफरेंट सेट ऑफ फोल्डर्स बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, उन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स हम बनाते हैं, और ये जितना भी हम डाटा यहाँ पे सेव करते हैं ये परमानेंट स्टोरेज में जा रहा होता है। परमानेंट स्टोरेज का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट भी हो जाता है तो ये डाटा हमारा यहाँ से नहीं जाता है, जो भी हम फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं। अच्छा, ये जितना भी हमारा डाटा यहाँ पे सेव होता है, ये जिस मेथडोलॉजी की बेस पे सेव होता है उसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। कि हम अपनी फाइल्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। किसी भी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को यहाँ पे सेव किया जा सकता है, और डिफरेंट साइजेस की फ़ाइल्स को सेव किया जा सकता है बेस्ड ऑन दी हमारे पास कितनी स्टोरेज है। तो मेनली हम अपनी जो स्टोरेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज मतलब जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज, वो हमारे पास दो किस्म की होती है। एक हमने पढ़ा हुआ है कि जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी अभी तक करते आ रहे हैं, जिसको हम रैम बोलते हैं या टेम्परेरी मेमोरी, और दूसरा है परमानेंट स्टोरेज, मीन हमारी जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं। सही है। तो रोम, ये जो है हमारे पास जो रैम होती है वो उसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं ये टेम्परेरी होता है। मीन ये ओवर द टाइम, यानी कि अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट करोगे बंद करके, या एप्लीकेशन बंद करके ऑन करोगे, तो आपका डाटा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं ये परमानेंटली स्टोर रहता है। सही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास फास्ट मेमोरी है। मीन हम इस इतनी फास्ट है कि ये विद मिली सेकेंड्स के अंदर बहुत सारी डाटा के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। तो एज़ कम्पेयर टू रोम, ये रैम जो है वो फास्ट मेमोरी में आती है, ये बहुत क्विक एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो जो प्रोसेसर ने जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं वो टेक्निकली रैम से करता है, क्योंकि रैम एक फास्टर मेमोरी प्रोसेस है, ताकि हमें स्मूथ बिहेवियर देखने को मिले। अच्छा, ये रैम में हमें जब भी डाटा स्टोर करना होता है तो हम सिंपली वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हमने वेरिएबल्स के थ्रू रैम में डाटा स्टोर करना सीखा है। जैसे अगर हम टाइपस्क्रिप्ट का वेरिएबल देखें तो हम बोलते हैं var, फिर हम यूज़र नेम कोलन आगे उसकी टाइप डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। सही है। इसकी मदद से हम रैम में डाटा स्टोर कर पाते हैं। अच्छा, ये वाला जो डाटा रैम में स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि ये ओवर द टाइम जो है वो रीसेट हो जाता है। लेकिन जो डाटा हम रोम में सेव करते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स क्रिएट की, तो अगर मैं अपना लैपटॉप ऑन करूँ ऑफ करूँ तो ये मेरा डाटा यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहता है। सही है। और इसको हम इवन लैपटॉप ऑन ऑफ होने से इसको अफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना उसको हम परमानेंटली स्टोर ही रखना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप देखो, आपने कोई नोट्स बनाए हैं या कोई पीपीटी बनाई है, उसको आप रैम में सेव कर दो तो सिस्टम रिफ्रेश करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो परमानेंटली स्टोरेज में है तो हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम जितने भी यहाँ पे फाइल्स बनाते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि वो परमानेंटली स्टोरेज के अंदर स्टोर रहे, ताकि हमारा डाटा जो है वो डिलीट ना हो जाए या हमें उसको एक्सेस करने में इशू ना हो। अब ये जो चैलेंज है कि हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, इसके लिए हमें रोम यानी कि ऐसी मेमोरी का इस्तेमाल करना है जो परमानेंटली डाटा स्टोर करने में हमें हेल्प करती है। तो इसके अंदर मल्टीपल किस्म की मेमोरीज अब आ चुकी हैं, जिसमें पहले जो वो बड़े वाली हार्ड ड्राइव होती थी
उसके बाद अब SSD, वो स्मॉल किट है जो, वो आ गई है जिसके अंदर उससे वो निस्बतन तेज़ है। उसके बाद अब NVMe करके आ गई है। तो हमारे पास इसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ रही हैं ऑन बेसिस ऑफ कि वो कितनी फास्ट हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो सबसे पहले जो हार्ड ड्राइव थी वो कुछ इस तरह से होती थी, जो बड़े कंप्यूटर के अंदर लगती थी, इस तरह की हार्ड ड्राइव होती थी अगर किसी ने देखी हो। फिर उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई है, डेट इज़ कॉल्ड SSD। वो इस तरह से कार टाइप होती है, निस्बतन छोटी स्मॉल साइज में होती है, लेकिन अगर हार्ड ड्राइव 1 सेकंड में 10 to 20 MB डाटा ट्रांसफ़र करती थी, तो SSD ऑलमोस्ट 500 MB के करीब पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मेमोरी ट्रांसफ़र एक्चुअली इसमें फास्ट हो गया था। एंड देन अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है डेट इज़ कॉल्ड NVMe, वो इस तरह रैम की तरह होती है। तो ये ऑलमोस्ट 2 GB डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकती है, और इससे शुरू होती है लाइक 5 GB डाटा, 2 GB डाटा, और डिपेंड्स ऑन कि किस कौन से रेंज की आप लेना चाहते हो। तो कुछ ऐसी भी हैं जो 5 GB डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 2 GB डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती हैं। लेकिन चूँकि ये डाटा फास्टली ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तो इसके अंदर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो हमारे पास हमें ये समझ लिया कि रैम के अंदर हमने देखा हुआ है, और रोम के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सिंपल ड्राइव या SSD लगा लें या NVMe लगा लें, तो उसमें हमारे पास परमानेंटली डाटा स्टोर रहता है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि जो यूज़र से हम डाटा ले रहे हैं ना, उसको परमानेंटली स्टोर करना है। अच्छा, अब परमानेंटली स्टोर करना है तो हमारे ज़हनों में एक ही क्वेश्चन आएगा कि हम रैम में तो सेव नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल बना के वो डाटा सेव नहीं कर सकते। मीन यूज़र से जो हमने फॉर्म लिया, लाइक हमारे पास इस तरह का कोई स्टूडेंट फॉर्म है, हमने यूज़र से ये वाला फॉर्म फिल करा लिया, सही है, ऐसा फॉर्म कुछ यूज़र ने डाटा वगैरह एंटर करके फिल कर दिया। अब अगर मैं इस डाटा को स्टोर करूँगा ओनली रैम के अंदर, तो प्रॉब्लम यह है कि वो डाटा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि रैम तो परमानेंटली स्टोरेज नहीं है। तो हमें इस डाटा को, जो यूज़र से हम फॉर्म में डाटा ले रहे हैं, उसको किसी परमानेंटली स्टोरेज में सेव करना है। और परमानेंट स्टोरेज की फिजिकल मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये सेव कैसे होगा? जितनी भी हार्ड ड्राइव का मैकेनिज़्म है या जितना भी रोम का मैकेनिज़्म है, वो चलता है ऐसे है कि हम उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फाइल सिस्टम होता है कि हम ड्राइव के अंदर फाइल्स की शक्ल में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम फाइल सिस्टम बोल रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, ये फाइल्स किस तरह से बनेंगी ये डिपेंड करता है हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक अगर हम HTML का कोड लिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसकी एक्सटेंशन से हम एक फ़ाइल बनाते हैं। अब वो वाला जो फाइल है वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म में रन होती है। लाइक आपने HTML की फ़ाइल बनाई, आप उसको PPT में तो नहीं ओपन कर सकते ना, उस सॉफ्टवेयर में ओपन होती है वो फाइल? नहीं। आपने फोटोशॉप की फ़ाइल बनाई, उसको वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हर एक अब सॉफ्टवेयर ने अपने नीड के मुताबिक एक फ़ाइल फॉर्मेट चूज़ किया कि इस तरह से मैं डाटा को सेव करूंगा और फिर मैं इस तरह से रीड करूंगा। ये ऐसा क्यों किया है? लाइक हमने फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए मल्टीपल एक्सटेंशंस का इस्तेमाल क्यों किया गया सिस्टम के अंदर? उसकी रीज़न ये है कि हर सॉफ्टवेयर अपनी नीड के मुताबिक अपनी एक स्पेसिफिक फाइल्स बनाता है। वो क्यों बनाता है? ताकि उसकी जो फाइल की रीडिंग का प्रोसेस है ना, वो फास्ट हो सके। लाइक फोटोशॉप ने एक अपना फॉर्मेट बनाया कि मैं इस तरह से फाइल को सेव करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम दोबारा उस फाइल को लोड करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो क्विकली उसको लोड कर पाएगा, क्योंकि उसने अपना एक मैकेनिज्म जनरेट किया है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का। तो टेक्निकली हमें करना ये है कि इसके अंदर अगर हम चीज़ों को सेव करना है, तो हम फाइल्स के फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं, हम मतलब फाइल्स बना सकते हैं, सही। अगर हम फाइल्स बना देंगे तो उससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फाइल्स जो हैं वो परमानेंटली स्टोरेज में सेव होती हैं और उसके अंदर हम अपनी मर्जी से किसी किस्म का भी डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं अगर ये वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ,
थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं किसी भी किस्म की फ़ाइल यहाँ पे बना सकता हूँ। तो मैं आके यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी, मैंने एक फ़ाइल बना दी यूज़र नेम डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर मैं सारे नेम्स रख सकता हूँ, जैसे मतलब एक एक्सटेंशन चूज़ की डॉट टी एक्स टी, और उसके अंदर मैंने डिफरेंट नेम सेव कर दिए। अब ये नेम मेरे पास परमानेंटली स्टोर हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको फाइल सिस्टम के थ्रू बनाया है, और जो मेरी फ़ाइल है वो मेरे सिस्टम की हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो चुकी है। अब मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये परमानेंटली स्टोरेज के अंदर मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अच्छा, अब टेक्निकली जब हम यूज़र से फॉर्म लेंगे, फॉर्म से ऐसे डाटा रिसीव करेंगे, सही है, उस डाटा को मैं किसी तरह अगर किसी फाइल के अंदर सेव कर दूँ ना, तो वो फाइल मेरे फाइल सिस्टम के साथ यूज़ होकर कंप्यूटर के फाइल सिस्टम में सेव हो जाएगी, और वो टेक्निकली मेरी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगी वो चीज़। और उससे ये होगा कि मैं जब भी डाटा को गेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास परमानेंटली अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, इससे पहले कि हम ये देखें कि हम डाटा को स्टोर क्यों करते हैं, फिर हमें और क्लैरिटी आएगी। हम डाटा सेव क्यों करते हैं, मतलब हम यहाँ पे इतने ज़्यादा फोल्डर्स बनाने की रीजंस क्या है, डाटा क्यों सेव किया जाता है? डाटा सेव इसलिए किया जाता है ताकि मैं उसको रिट्रीव कर सकूं, मतलब मैं उसको लेटर कुछ टाइम के बाद दोबारा उस डाटा को रीड करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये मेन रीज़न होती है ना, मतलब आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में जो डाटा सेव करते हैं, और इसकी रीज़न क्या होती है, वो इसलिए सेव करते हैं ताकि बाद में उस डाटा को एक्सेस किया जा सके, उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर के बाद मुझे उसको दोबारा यूज़ करना है। दैट्स द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम डाटा को स्टोर करते हैं या सेव करते हैं। अच्छा, अब हमने डाटा को सेव करने के लिए फाइल्स में डाटा स्टोर कर दिया। अब हमारे माइंड में सिचुएशन ये है कि हम इस डाटा को जो हमने परमानेंटली फाइल के अंदर सेव किया है, इसको हम रीड करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर से हम डाटा गेट करना चाहते हैं। ये हमारी अटेंशन है इस डाटा को सेव करने के लिए। ठीक है, अब मेन गोल हमें समझ में आ गया कि हम डाटा सेव इसलिए करते हैं तो ताकि डाटा को रिट्रीव करना हमारे लिए इजी हो जाए, ताकि डाटा को हम रीड कर सकें। अच्छा, जब डाटा को हम रीड करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं डाटा को, उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा हमने सेव किया है इसको हमें रीड भी करना है। तो रीड करने के लिए, चूंकि मैंने इसको txt में ओपन किया है, ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो VS कोड में ओपन हो जाती है। अब इसके थ्रू मैंने इसको ओपन यहाँ पे कर लिया और उस डाटा को रीड कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने main.py फाइल बनाई है, उसमें जो भी मैंने कोड लिखा है तो मैं उस पर उसको रीड कर पा रहा हूँ थ्रू VS कोड, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये वाली फाइल्स रीड की जा सकती हैं। क्यों रीड की जा सकती हैं? क्योंकि ये वाली फाइल्स की एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है। इसी तरह मैं फोटोशॉप की कोई फाइल बनाऊंगा तो फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर मैं उसको ओपन करूंगा तो मैं उसको रीड कर सकता हूँ। ये मतलब जिस वजह से मैंने उसको सेव की थी वो वाला टाइम मैं उसको रीयूज़ कर सकता हूँ या उसको री ओपन कर सकता हूँ उस फाइल को। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि हम फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करेंगे और फाइल से ही डाटा रीड भी कर लेंगे ऑन पर्पस जब हमें उसको चाहिए। अब चैलेंज हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाटा सेव करी जा रहा हूँ .txt फॉर्मेट के अंदर, और ये डाटा कौन सा डाटा है जो मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मिला है। लेट्स सपोज हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम है, ईमेल है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, लेवल ऑफ स्टडी है, और एक कोई पिक्चर है और सबमिट का बटन है। तो ये कुछ डाटा है हमारे पास। तब यूज़र ये डाटा फिल करेगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं उस डाटा को यहाँ पे data.txt के अंदर आके सेव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम कोलन जो भी नेम है स्टूडेंट का, देन उसकी ईमेल हम सेव कर देते हैं, और देन उसके बाद हम उसके अंदर रोल नंबर था वो सेव कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो गया, क्योंकि हमने इसको इस फाइल के अंदर सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि
अगर ये तो एक स्टूडेंट का डाटा है ना, तो मैं फॉर्म तो एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एक और स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो मैं सेम इसी तरह इसी फाइल के अंदर नेम, ईमेल, रोल नंबर लिख दूंगा, लेकिन डेफिनेटली मेरे पास डाटा सेट जो है वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे मेरा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और स्टूडेंट का अगर मुझे डाटा स्टोर करना है तो मैं एक और ऐसे एंट्री यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो मेरे पास डाटा जो है वो सेव हो चुका है एक फाइल के अंदर, और जो मैं कभी भी किसी भी टाइम परमानेंट चूंकि स्टोर है तो मैं किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, एक इस डाटा को हम सेव इस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हम इस डाटा को रीड कर सकें। ये हमारा मेन गोल है इस डाटा को सेव करने का, वो आपने नहीं बोलना, क्योंकि मकसद डाटा को सेव करना या इन्फॉर्मेशन को सेव करने का मकसद ये होता है कि हम उसको दोबारा से रीड करना चाहते हैं, ये हमारा मेन गोल है। अच्छा, अब मैं अगर इसको दोबारा रीड करता हूँ इस डाटा को जो मैंने यहाँ पर रीड किया, सेव किया है, तो मुझे इस डाटा को रीड करने के लिए थोड़ी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। अभी अगर मैं इसको रीड करता हूँ VS कोड में तो मेरे सामने डाटा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं थ्रू कोड इसको रीड करता हूँ, थ्रू कोड इसको राइट करता हूँ फाइल को, और थ्रू कोड इसको रीड करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स एंड फाइल्स पड़ी हैं और उनकी नेमिंग कन्वेंशन भी इतनी अच्छी नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि आपको इसमें से ये स्पेसिफिक डाटा फाइंड करना है, और उसका कोई ऐसे स्टैंडर्ड उसमें राइट नहीं है जो आपको हेल्प करें उस डाटा को जल्दी फाइंड करने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं कहता हूँ कि इसमें 100 ऐसे फोल्डर्स हैं और उसके अंदर उनके डिफरेंट ABCD ऐसे नाम हैं और उनके डिफरेंट फाइल्स हैं, और किसी फाइल के अंदर जाके स्टूडेंट का कोई CNIC है वो आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स की टेक्निक को यूज़ करेंगे। वो क्या है? आप 1 बाय 1 फर्स्ट फोल्डर में जाएंगे, उसके अंदर सारी फाइल्स देखेंगे, अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अगर नहीं मिलती तो सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। आप एक ब्रूट फोर्स टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप 1 बाय 1 सारी चीज़ों को रीड आउट कर रहे हैं और उनमें से अपना रिक्वायर्ड डाटा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा करने में इशू क्या आएगा? टाइम बहुत कंज्यूम होगा। मतलब अगर हम ऐसे करने बैठेंगे कि हमारे पास 100 फोल्डर हैं और उनके अंदर फाइल्स पड़ी हैं और उनके अंदर कोई मुझे CNIC फाइंड करना है, और मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी मदद से मैं उस डाटा के बारे में कोई जल्दी से इंफॉर्मेशन गेन कर सकूं कि ये डाटा किस पोजीशन में कहाँ पे सेव है, या किस फोल्डर या किस फाइल के अंदर सेव है, तो ऐसा ना करने से होगा ये कि मुझे उसको फिगर आउट करने में या फाइंड करने में डिफ़िकल्टी फेस आएगी। मुझे थोड़ा सा इशू फेस आएगा कि मैं उस डाटा को कैसे गेट करूं, और वो इशू ये है टाइम का, कि मेरा टाइम बहुत लगेगा उसको फाइंड आउट या फिगर आउट करने में। सही है। अच्छा, सेम अगर मैंने यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक फाइल के अंदर इस तरह 10,000 स्टूडेंट हैं, और मैं आपको ये कहता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट फाइंड करो जिसकी ईमेल ali@gmail.com है उन 10,000 स्टूडेंट के अंदर, तो आप क्या करेंगे? जबकि आपके पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे वो हम रैंडम फोल्डर वाली एग्जांपल ले रहे थे। तो अब एक फाइल के अंदर हमारे पास समझो, एक तो रैंडम फोल्डर्स की बात अलग है, अब एक फाइल के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल मतलब रिकॉर्ड्स हैं, और उन रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड हमने फाइंड करना है जिसकी ईमेल ali@gmail.com है। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहली लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन देखेंगे, तीसरी लाइन देखेंगे। अगर ये वाला लाइन हमें 10,000 लाइंस के बाद मिलती है तो हमें वो सारी चीज़ों से 1 बाय 1 गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर हम अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जाके पहुंचेंगे जो हमें रिक्वायर्ड थी। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसा करने में इशू नहीं है, इशू वही है टाइम। अगर हम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे या ऐसे वे में डाटा को स्टोर करेंगे जिसको रीड करने के लिए हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस ईमेल को गेट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, मे बी 2 मिनट, मे बी 5 मिनट, मे बी 10 मिनट, ऑन बेसिस ऑफ
कि वो उस डाटा रिकॉर्ड में किस पोजीशन पे पड़ी है। अगर तो फर्स्ट पोजीशन में पड़ी है तो फिर तो क्विकली मिल जाएगी, लेकिन अगर वो एंड वाली लाइन पे पड़ी है तो उसको फाइंड करने में हमें मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक एक रिकॉर्ड को देखना है, ढूंढना है, उस पर कंडीशन चेक करनी है, फिर दूसरे रिकॉर्ड पे जाना है, फिर तीसरे रिकॉर्ड पे जाना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इतना टाइम जो है वो यूज़र के पास नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो कि हमारे पास फेसबुक में जब हमने साइन अप किया ना, तो हमारा रिकॉर्ड समझो ऐसे data.txt में सेव हो गया एक फाइल में। परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा ना फेसबुक को जब आप साइन अप करते हो। वो इंफॉर्मेशन अगर वो परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा तो क्या होगा, तो फिर दोबारा जब आप अगले दिन लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो लॉगिन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो वाला फॉर्म, यानी कि जब आप साइन अप करते हो वो डाटा परमानेंटली हमें स्टोर चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर हम डाटा हमारे पास परमानेंटली स्टोर्ड होगा तो उसके बाद ही हम उसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं कि उस डाटा को हम रीड कर सकते हैं। रीड क्यों करना है, मैंने साइन अप कर लिया फेसबुक में, मैं अगले दिन जाके लॉगिन करता हूँ तो मुझे वो डाटा चाहिए जब मैंने साइन अप किया था, जो इन्फॉर्मेशन मैंने फेसबुक को दी थी, फेसबुक ने वो इन्फॉर्मेशन दोबारा फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज अगर वो data.txt में वो इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं, और इसी तरह जिस तरह हमने सेव किया ना एक यूज़र का डाटा, फिर अगली लाइन पे दूसरे यूज़र का डाटा, ऐसे अब उनके पास तो बिलियंस यूज़र हैं। अब वो बिलियंस यूज़र का डाटा एक फाइल में ऐसे सेव करते जाएं। अब सोचो कि अगर मैं जाके लॉगिन करूं और उनके पास कोई भी ऐसी टेक्निक ना हो जिसकी मदद से उसको हिंट मिले और वो वही ब्रूट फोर्स टेक्निक पे ही हो, मीन के वो पहली लाइन को देखे फिर दूसरी लाइन को देखे। अब बिलियंस रिकॉर्ड में से आपकी वो ईमेल फाइंड करना या पासवर्ड फाइंड करना जो आपने फेसबुक को दी थी, उसको करने में मिनट्स क्या इवन घंटे लग सकते हैं, क्योंकि उसके पास बिलियंस रिकॉर्ड है ना। तो अगर आपका रिकॉर्ड सबसे एंड पे पड़ा है और आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वो पहली लाइन को देखेगा, दूसरी को देखेगा, तीसरी को देखेगा, देखते देखते वो एंड वाली लाइन पे पहुंचेगा, फिर उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप वहां पे आइडल बैठे रहेंगे, मीन लोडर चलता रहेगा जब तक कि उसको इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं मिल रही जो आपने उसको दी थी। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, कि ये एक चैलेंज है कि अगर हम डाटा को सेव तो करना चाहते हैं, देखो हमारा मेन गोल डाटा को सेव करने का रीड करना है, और अगर हम डाटा को इस फॉर्मेट में सेव नहीं कर पा रहे कि किसी तरह से हमें कुछ हिंट्स मिले, कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर से मिलेंगे जिसकी बेस के ऊपर, रेदर देन कि मैं के ब्रूट फोर्स यानी कि 1 by 1 उसको रीड करूं, या कोई मुझे ऐसी टेक्निक मिले कि जिसमें मैं डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक यूज करूं। मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह से तोड़ लूं कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस मेरे चल रहे हैं और वो मल्टीपल डाटा सेट को देख रहे हैं, और उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को विद इन मिली सेकेंड, यानी कि अगर उसके अंदर बिलियंस रिकॉर्ड भी हैं, वो विद इन मिली सेकेंड उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें डाटा को फास्टली रीड करना है, फिर हमें डाटा को फास्टली मतलब डाटा को इस फॉर्मेट में सेव करना जरूरी है जिसकी मदद से मैं डाटा को फास्टली रीड कर सकूं। आइडिया हो रहा है ना, कि अगर मैं डाटा को उस फॉर्मेट में सेव नहीं करूंगा जिसकी मदद से मैं बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से अपना रिकॉर्ड फौरी रीड ना कर पाऊं, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, और वो चैलेंज ये है कि टाइम बहुत लगेगा। और आप ये सोचो कि आप फेसबुक पे लॉगिन करने बैठो और 1 घंटे के बाद आपका लॉगिन हो, तो आप फेसबुक को यूज करेंगे नहीं। तो हमें तो चाहिए इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब विद इन मिली सेकेंड जो ट्रांजैक्शंस हो रही हूँ। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो कंपनीज ने फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हम डाटा को इस फॉर्मेट में सेव करेंगे, इस तरह से इंफॉर्मेशन बना के सेव करेंगे जिसकी मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को क्विकली गेन कर सकते हैं। मतलब हम डाटा को इस फॉर्मेट में प्रोसेस करके सेव करेंगे, कोई ऐसी टेक्निक लगा के सेव करेंगे जिसकी मदद से हमारी डाटा के रीड ऑपरेशन, राइट का मसला नहीं है, रीड ऑपरेशन, यानी कि हम उस डाटा को फेच करना चाहते हैं, वो डाटा का रीड ऑपरेशन क्विक हो सके, क्विकली हम उसको गेन कर सकें। लाइक डेटाबेस क्या होती है कि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव करना है, ऑर्गेनाइज्ड।
ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। कि हमने अगर डाटा, देखो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ डाटा है, ये डाटा है जिससे मैं कुछ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि यूज़र की ईमेल है, ये नेम है, ये रोल नंबर है, लेकिन इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन यही है कि मैं 3 लाइंस ऐसे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ और ये मेरे बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ऐसे नीचे नीचे बन सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर मुझे कोई हिंट मिल सके, या आपके जहन में अगर कोई अच्छा ऐसा जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी बेस से हम इस तरह से करें, रहते लाइक मेरे पास ऐसे 10,000 का स्टूडेंट है और मैं कोई एक स्टूडेंट फाइंड करना चाहता हूँ, आपके जहन में कोई और क्वेश्चन या कोई और ऐसा टेक्निक समझ में आ रही है जिसकी बेस के ऊपर मैं इसको उस स्टूडेंट तक पहुंच सकूं? एक ही तरीका है, वो ये है, फाइल को रीड करो, टॉप टू बॉटम देखना शुरू कर दो और जहां पे मिले स्टूडेंट वहां पे लूप को ब्रेक कर दो। मतलब लूप रन करो, 1 बाय 1 हर लाइन को देखो, जहां पे स्टूडेंट मिलता है वहां पे रोक दो। ये मेन टेक्निक है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है डाटा को फाइंड करने के लिए। अच्छा, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब कुछ कंपनीज ने इस पे काम करके उन्होंने ये फिगर आउट किया कि हम ये जो डाटा को सेव करने वाला प्रोसेस है, यानी कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डाटा को हम इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करें कि वो फास्टली गेट हो सके, यानी कि उसका फास्टली डाटा रीड हो सके, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म पे हमें उसको प्लान आउट करना पड़ेगा। मतलब वो सिंपल ऐसे हम .txt फाइल में नहीं कर सकते उसको सेव, उसके लिए अलग एक फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसकी एक अलग से एक्सटेंशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, वो एक्सटेंशन बनाएगा कौन? इसके लिए वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस की ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक्स हमें बता रहा है। मतलब डिफरेंट कंपनीज ने अपनी अपनी टीम्स लगा के इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश की कि हम डेटाबेस को इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करें कि डाटा जल्दी से जल्दी रीड किया जा सके। अच्छा, अब ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज ने जब इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने अपने सॉल्यूशंस को कंपेयर किया। अब हर एक कंपनी के अंदर, हर एक सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स और उनके यानी कि प्रो एंड कॉन्स हैं। ये कुछ उनके बेनिफिट्स हैं और कुछ उसके अंदर मिसाइल्स हैं, लेकिन हर कंपनीज ने अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश की, जो भी मेजर कंपनीज हैं। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया जिसका काम यह है कि डाटा को इस फॉर्मेट में सेव करना है, यानी कि डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके सेव करना है कि डाटा का रीड ऑपरेशन फास्ट हो सके, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेटाबेस। उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। यानी कि ये तो सिर्फ डाटा है अभी जो मैंने फाइल में सेव किया है। बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करके सेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये टेक्निक्स हम सीखेंगे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो डाटा को ऑर्गेनाइज कर कैसे रहा है। अब ये डाटा की ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी ओवर द कंपनीज। देखो ना, अब मेरी कंपनी है, मैं कहता हूं कि मैंने एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाया है। अब डाटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये है कि मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज करके सेव किया है। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं रीड जल्दी कर सकूं। अब मैंने जो डाटाबेस बनाई है उसकी टेक्निक डिफरेंट हो सकती हैं, जो कंपनी बी ने बनाई है उसकी टेक्निक डिफरेंट हो सकती हैं, जो कंपनी सी ने बनाई है उसकी टेक्निक उससे भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमारे पास मल्टीपल कंपनीज ने मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए। हर एक कंपनी ने अपनी अपनी टेक्निक के मुताबिक उसको डाटा को ऑर्गेनाइज किया और उसके रीड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके दिखाए कि ये कितना क्विक डाटा को बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से फाइंड कर सकता है। बात समझ आ गई? तो हमने डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उसको ऑर्गेनाइज करके सेव कर दिया, और जिस चीज या जिस टेक्निक के थ्रू मैंने सेव किया उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब यह है कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर पहले से किसी ने बनाया हुआ है। देखो, हमारा मेन गोल ये था कि हमने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, हमने वहां से बात शुरू की थी।
उसके अंदर हमें एक बात जो सबसे पहले समझ में आई कि यार ये जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने वाला सीन है, ये तो हमें पहले दिन से पता है। जब भी हम पहले दिन कंप्यूटर लेते हैं, सबसे पहले आगे हम फाइल के अंदर कोई ना कोई फाइल सिस्टम में आगे कोई ना कोई सी ड्राइव, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में कोई ना कोई फाइल सेव कर देते हैं और वो परमानेंटली स्टोर रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूजर से मैं ये फॉर्म का डाटा ले रहा हूँ, इसको मैं फाइल में सेव कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है, टेक्निकली फिक्स हो जाता है, और उसको मैं कभी भी रीड भी कर सकता हूँ क्योंकि वो तो फाइल के अंदर सेव है। लेकिन लॉजिकली ऐसा करना, उसके अंदर इश्यूज हैं, और इश्यूज मैंने आपको बताए हैं। ये हैं कि हमारे पास एक तो बहुत सारे फोल्डर्स बन रहे पड़े होंगे, उन फोल्डर में से बहुत सारी फाइल्स हैं। पहले तो हमें सारे फोल्डर्स रीड करने पड़ेंगे, फिर सारी फाइल्स रीड करनी पड़ेंगी, फिर उस फाइल के अंदर भी एक एक फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, उसके अंदर से भी अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इस तरह से हम अपना कस्टम वे से डाटाबेस के अंदर डाटा तो सेव नहीं करना चाहते। मीन फाइल सिस्टम के थ्रू डाटा कोई TXT फाइल बना के सेव नहीं करना चाहते। ऐसा करेंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो भी एक तरह से हमारे लिए डाटा ही है और वो परमानेंटली भी स्टोर है, हमारी प्रॉब्लम भी उससे फिक्स हो रही है। लेकिन ऐसा करने से हमें इशू ये आ रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा डाटा बेस का रीड ऑपरेशन, यानी कि जो हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखा है, ये जो मैंने यहाँ पे डाटा रखा है, और ये अगर मैं इसको ऐसे सेव कर दूँ ना विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, तो इसकी अब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ डाटा है, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा ही है ना, क्योंकि आपको क्या पता लग रहा है कि कौन सी ईमेल है या कौन सा रोल नंबर है और वो किस पोजीशन पे पड़ा है, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। ऐसे अब मैं रॉ डाटा से मैंने इसको कहा कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है, मैंने ना इसको ऐसे इनके आगे लेबलिंग कर दी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने की खुद से फाइल्स के अंदर ना TXT फाइल में, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो अब ये मेरा data.txt डाटा बेस बन गया। वो क्यों? क्योंकि मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख दिया इसके अंदर। लेकिन ये जो मेरी टेक्निक है ना डाटा को ऑर्गेनाइज करने की, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है जिससे मैं बहुत जल्दी डाटा को गेट कर सकूं। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी कंपनीज या ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारी एफर्ट पुट किए और बहुत सारे डिफरेंट डाटाबेसेस बनाए हैं, मतलब डाटाबेस के सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कोड उन्होंने लिखा है। वो कोड क्या करता है, डाटा को फाइल के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर सेव करता है कि इसका जिसका रीड ऑपरेशन बहुत फास्ट है। समझ आ गई ना सबको? अच्छा, इन कंपनीज के अंदर अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डाटाबेस जिन्होंने बनाया या डाटाबेस का सॉफ्टवेयर, और वो कौन कौन सी ऐसी मेजर टेक्निक्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर डाटाबेस को लेके यूज हो रही है। सही है? अच्छा, ये जितने भी कंपनीज हैं इन्होंने डाटाबेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। डाटाबेस के सॉफ्टवेयर, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर इस फॉर्मेट में करता है जिससे डाटा का रीड ऑपरेशन फास्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें दो तरह की हमारे पास कैटेगरी आती हैं जो डाटाबेस, यानी कि टू टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस हैं जो अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं। एक को हम बोलते हैं SQL और दूसरे को बोलते हैं SQL बेस्ड डाटाबेसेस, और दूसरे को हम बोलते हैं नो SQL बेस्ड डाटाबेसेस। SQL बेसिस डाटाबेसेस और नो SQL बेस्ड डाटाबेसेस। तो दो कैटेगरी के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, SQL और नो SQL डाटाबेस। अच्छा, ये कैटेगरीज है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो डाटाबेसेस को बनाते हैं, यानी कि डाटा सेव करने की टेक्निक्स अपने पास रखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऐसे जो हैं वो टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, इसका ये टेक्निक्स में क्यों बोल रहा हूँ इनको, यानी कि टू टाइप्स क्यों हैं? इनके अंदर ना मेजर डिफरेंस है। इनके अंदर क्या है? मेजर डिफरेंस है डाटा को स्टोर करने में। वो कहता है कि डाटा को A शक्ल में स्टोर करो, और ये कहता है डाटा को B शक्ल में स्टोर करो। अच्छा, अब एक टाइप का, यानी कि SQL बेस्ड डाटाबेसेस में भी बहुत सारे डाटाबेसेस हैं, मीन बहुत सारे डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं।
अच्छा, उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि वो डिफरेंट टू ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो एक ही ऑब्जेक्ट के हल्के हल्का डिफरेंस है। लाइक मैं कहता हूँ कि डेटाबेस ए, वो कहेगा कैपिटल ए कहेगा स्मॉल ए, लेकिन है तो ए ही ना, शक्ल एक ही है, लेकिन उसने हल्का सा माइनर सा डिफरेंस करके एक अपनी लहदा से टेक्निक्स बनाई है। लेकिन मेजरली जो डिवीजन है वो दो में हो रही है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। सही है। अच्छा, एसक्यूएल डेटाबेसिस को भी डिस्कस करेंगे और फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसिस को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब वो कोड लिखा हुआ है, जिस तरह VS कोड है ना, या जिस तरह क्रोम है, जिस तरह OBS है या स्काइप है, ये इस तरह ये सॉफ्टवेयर है ना, इस तरह का वो भी एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर मुझे अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं बनाने, हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। देखो, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाने बैठेंगे, हमें तो वो सारी बेस की टेक्निक्स बनानी पड़ जाएंगी कि डाटा को, जो इतनी रिसर्च हुई है इतने सालों में कि डाटा को इस फॉर्मेट में सेव करो ताकि जल्दी रीड मिलेगा। अगर हम वो सारा कुछ जीरो से करने बैठेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट भी पुट करना पड़ेगी। समझ आ रही है ना? तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर ही बनाने लग जाएं। तो ऑलरेडी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना हुआ है और वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि मैं उस कोड को डाउनलोड कर सकता हूं फ्री में और यूज कर सकता हूं। जैसे VS कोड है या जिस तरह इस तरह के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं, मतलब जो फ्री टू यूज हैं और ओपन सोर्स हैं। तो इस तरह डेटाबेसेस भी बहुत सारी ऐसी हैं जो फ्री टू यूज हैं, उनके सॉफ्टवेयर मीन्स, और वो ओपन सोर्स हैं, मीन उनका कोड भी मैं ले सकता हूं बहुत सारी डेटाबेसेस का, और उनके सॉफ्टवेयर भी मैं डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर सकता हूं। सही है। और उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जब मैं डाटा को स्टोर करूंगा फाइल के अंदर, उससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि मेरा रीड ऑपरेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अच्छा, बिहाइंड द सीन वो भी कोई फाइल सिस्टम ही यूज करके मतलब उसकी भी कोई अपनी फाइल है। जैसे अगर मैं कह दूं कि इसकी फाइल का फॉर्मेट होगा data.sql, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, तो टेक्निकली ये भी कोई फाइल में ही डाटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन वो किस तरह से फाइल्स बना रहा है, वो क्या फॉर्मेट चूज कर रहा है, वो उसकी हैक्टिक है, वो उसकी तरफ है ना, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या क्या फाइल्स बना रहा है, किस तरह से मैकेनिज्म बना रहा है उसका, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो कंपैरिजन करना है वो ये है कि कौन सी डेटाबेस फास्ट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सी डेटाबेस का कोड हम यूज करें या कौन सी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हम यूज करें जो हमें क्विकली डाटा को स्टोर करने में हेल्प करे और डाटा को रीड करने में हेल्प करे, मीन उसके ऑपरेशंस जो हैं वो इजी टू यूज हों। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि डेटाबेस के समझ आ गई ना, डेटाबेस सबको समझ आ गया डेटाबेस क्या है, और फिर डेटाबेस की 2 टाइप्स होती हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। अभी मैंने इनकी डिफरेंसेस नहीं बताए, लेकिन मेजर आपको टाइप्स बताई हैं। अच्छा, अब जो हम डाटा सेव करते हैं ना, उसके अंदर हमेशा 4 ऑपरेशन कर रहे होते हैं। डाटा को हम क्रिएट करते हैं, डाटा को क्रिएट करते हैं ना। अब मतलब अगर आप फाइल सिस्टम में भी चले जाएं जो आप डेली बेसिस पे C ड्राइव में, E ड्राइव में, F ड्राइव में यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली हमने डाटा को क्रिएट कर लिया डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के, मतलब सॉरी, पहला काम हम ये करते हैं कि हम फाइल सिस्टम में फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने data.txt फाइल क्रिएट की थी, इस तरह हम कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं फाइल सिस्टम के अंदर। एक काम हम ये करते हैं, फिर हम उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। लाइक अगर मैंने ये फाइल को क्रिएट किया data.txt को या username.txt को, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो 2 ऑपरेशन हमने देख लिए, एक फाइल को क्रिएट करना और एक फाइल को डिलीट करना। अच्छा, डिलीट क्यों करता हूं, डिलीट हम क्यों करते हैं फाइल को, नो लॉन्गर नीडेड, अब हमें इसकी जरूरत
नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिलीट कर देते हैं। और क्रिएट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि मुझे वो डाटा बाद में चाहिए। तो 3 ऑपरेशन हो गए। क्रिएट इसलिए किया था क्योंकि रीड करना है, तो क्रिएट हो गया और साथ में रीड हो गया। और डिलीट क्यों करना है? क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन या ऑपरेशन हम उस पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपडेट। हमें उसको अपडेट करना होता है। हमें उसको क्या करना होता है? अपडेट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने एक डाटा स्टोर किया है या आपने कोई पीपीटी बनाई है, उसके अंदर आपने एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो आपने उसको क्या किया? अपडेट। तो हम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप रिवाइज करो, हम उसमें डाटा के 4 ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं, डाटा रीड कर रहे होते हैं, डाटा अपडेट कर रहे होते हैं, या डाटा डिलीट कर रहे होते हैं। फेसबुक पे चले जाएं, आपने साइन अप किया, डाटा क्रिएट किया, आपने लॉगिन किया, डाटा रीड किया या क्रिएट किया, आप कह लें इसको, फिर आपने जाके पोस्ट देखी, डाटा रीड किया, फिर आपने एक नई पोस्ट क्रिएट की, डाटा क्रिएट किया, फिर आपने कोई पोस्ट को डिलीट कर दिया, डाटा डिलीट हो गया, या आपने किसी पोस्ट को अपडेट कर दिया। ये 4 ऑपरेशन से ज्यादा नहीं हम कर रहे होते। व्हाट्सएप देख लें, कोई मैसेज आपने सेंड किया, मतलब क्रिएट किया, आपने किसी की जाके मैसेजेस देखे, रीड कर लिया डाटा, आपने किसी मैसेज पे जाके अपडेट कर लिया मैसेज, या कोई आपने मैसेज डिलीट कर दिया। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देखें तो आप यही 4 ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और इन 4 ऑपरेशंस को हम बोलते हैं CRUD। क्या बोलते हैं? CRUD। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो टेक्निकली जो मुझे अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे भी ये सिर्फ 4 ऑपरेशन चाहिए। कौन कौन से? डाटा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये 4 ऑपरेशन मुझे अपने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से चाहिए या रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हम डेटाबेसेस के जो जितने भी सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे या उनको इंस्टॉल करेंगे, उनके वे से डाटा को सेव करेंगे, तो हम उनसे 4 ऑपरेशंस की डिमांड कर रहे होंगे कि हम डाटा, आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके डाटा को मैं क्रिएट कैसे करूं, आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं डाटा को रीड कैसे करूं, आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके डाटा को अपडेट कैसे करूं और डिलीट कैसे करूं। उनके सॉफ्टवेयर को यूज करके क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम खुद से अगर ये काम करेंगे तो हम फास्ट वे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल ही इस वजह से कर रहे हैं कि हमें ये 4 ऑपरेशन जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने हैं और अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने हैं। तो अगर ये काम चारों हम खुद से ही करेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है? फिर तो उसके सॉफ्टवेयर यूज करने का सेंस नहीं बनता है। तो अगर मैं उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे ये 4 ऑपरेशन की टेक्निक्स चाहिए कि मैं ये 4 काम कैसे कर सकता हूं आपका सॉफ्टवेयर यूज करके। सही है? जैसे VS कोड यूज करके हम कोई भी फाइल बना सकते हैं, यहां पे क्लिक करके आप data.txt, कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, कोई भी आप चीज को अपडेट कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे एडिट आके यहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर, इसने आपको चारों काम करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम जो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे तो उनमें भी हमें 4 ऑपरेशंस ही चाहिए कि हम CRUD कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके डाटा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये चारों ऑपरेशन हमें चाहिए ताकि हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब ये भी मुझे क्लैरिटी जो है वो मिल गई कि डाटा को अपडेट, डिलीट, ये चीज़ें हमें कैसे परफॉर्म करनी है। और साथ में जो है मैंने डाटा को, सॉरी, हमने डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लिए कि इनमें क्या है। सही है। अच्छा, अब हमने जब भी डाटा का CRUD परफॉर्म करना है, हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएंगे। लाइक हम क्या करेंगे कि समझो कि हमारे पास ये एक डाटा है, हम इसको क्रिएट, रीड, अपडेट करना चाहते हैं। हम खुद नहीं करेंगे, हम इस डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को बोलेंगे कि इस डाटा के ऊपर CRUD परफॉर्म करो, यानी कि जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है। अब ये इसकी जॉब है कि ये वाला काम करे, और ये जॉब करने के बाद ये आगे कोई फाइल में फॉर्मेट में सेव करता है, ये data.sql बनाता है, ये data.pg बनाता है, ये मतलब कैश, जो भी इसने करना है ये इसके इंटरनल मेथड्स हैं।
ये फाइल के अंदर डाटा किस फॉर्मेट में सेव कर रहा है, ये हमारी एक्टिक नहीं है, ये उसके काम है करने के। हमने जो काम करना है वो ये है, हमने डेटाबेस डाटा पकड़ना है, कौन सा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, उसको समझना है कि उसके अंदर डाटा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कैसे होता है, और उसको डाटा दे देना है, बाकी का काम उसका है। अब हमने क्रिएट करना है, उसको उसके थ्रू करना है। अब जब रीड करना है वो भी हमने उसी सॉफ्टवेयर को बोलना है कि मुझे ये वाला डाटा ढूंढ के लाके दो। अब वो इंटरनली कैसे ढूंढ के लाके दे रहा है ये उसकी जॉब है, वो हमारा काम नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फेमस भी है और हम भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। पोस्टग्रेस एसक्यूएल या पोस्टग्रेस डीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल डीबी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पोस्टग्रेस कोई कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, डेटाबेस बनाई है। अब जब उसने बनाई है डेटाबेस, मतलब उसने डाटा को ऑर्गेनाइज करके सेव करवाने का मेथड बनाया है, कोई कोड लिखा है, उस कोड को लिख के उसने कोई एसक्यूएल परफॉर्म किया, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। मतलब उसने जो टेक्निक मेजर टेक्निक उसने डाटा को सेव करने के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। और जो डीबी है, मतलब वो डेटाबेस है तो इसलिए मैं इसको डीबी बोल रहा हूँ, तो ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल डीबी है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जो आप लोगों ने अक्सर सुनी भी होंगी और यूज़ भी की होंगी। ओरेकल एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस है, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है। अब अक्सर नाम्स के अंदर ना आप एसक्यूएल देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये एसक्यूएल डेटाबेस है या नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो अभी हमने इसकी इसलिए हमने इसको लिस्ट कर रहे हैं जितनी भी एसक्यूएल डेटाबेसेस है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास पोस्टग्रेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, और कौन सी डेटाबेस होती हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, अभी हम उसके अंदर नहीं गए कि वो कौन कौन से हमारे पास वो हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम जस्ट लिस्ट देख लेते हैं। जैसे माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है, एसक्यूएल सर्वर हमने लिख लिया और ओरेकल लिख लिया। उसके बाद जो है एसक्यूएल लाइट लिख लिया। मेजर जो थी डेटाबेस वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। अच्छा, इसी तरह कुछ नो एसक्यूएल बेसिस डेटाबेस हैं, वो है जो सबसे फेमस है वो मोंगो डीबी है, फिर कोचबेस डीबी है, फायरबेस, फायरस्टोर है, फिर हमारे पास यहाँ पे ठीक है, फिर हमारे पास जो है डयानमो डीबी, यहाँ पे शायद कोई और डीबी भी है। इस तरह बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, मैंने कुछ लिस्ट की हैं यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ के उनकी डिवीजन्स क्या है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब भी मैं आपको बोलूँ कि हमें ये फलान डीबी का इस्तेमाल करना है, तो आपके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करना है। देखो ना, किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड पहले करेंगे फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी डेटाबेस इनमें से यूज करनी है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा कि मुझे उसकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन दी जाए जिससे मुझे CRUD कैसे परफॉर्म करना पता लगे, कि डाटा को क्रिएट कैसे करना, रीड कैसे करना, अपडेट कैसे करना और डिलीट कैसे करना, ये 4 काम कैसे करना ये पता लग जाए, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। सही है ना? मतलब जो काम हम खुद अपनी फाइल बना के कर रहे थे वो काम मैंने उसके थ्रू करना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये सॉफ्टवेयर भी, डेटाबेसेस भी पता लग गई, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, और हमें अब डिवीजन भी पता लगी है कि क्या है।
अब हम पहले समझ लेते हैं कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में मेजर फर्क क्या है। अच्छा, एसक्यूएल क्या कहता है कि डाटा को ना, जितनी भी एसक्यूएल की डेटाबेसेस हैं वो क्या कहती हैं कि डाटा को सेव करना है। सेव करने के लिए करना ये है कि आपने टेबल बना लेना है ऐसे। टेबल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड टेबल। तो यानी कि ये जो कलेक्शंस है मेरे पास रोज, इसको हम एक टेबल बोलते हैं, जो कि इसके अंदर रिकॉर्ड है, और उसके अंदर रोज एंड कॉलम, यानी कि हमें कॉलम भी इसके अंदर हमें क्रिएट करने हैं ऐसे। समझ आ गई कि हमने ऐसे टेबल बना लिया। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम डाटा की ऐसी डेटाबेसेस जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टेबल करती हैं, उनको हम बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस। मतलब देखो ना, डेटाबेस का मेन जॉब क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ऐसे तरीके से डाटा को सेव करना कि जिससे डाटा का रीड ऑपरेशन फास्ट हो सके, उसको हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी डेटाबेसेस जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेबल का इस्तेमाल करती हैं, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल डेटाबेसेस, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल डेटाबेसेस। अच्छा, उसमें क्या है? अब ये इसमें क्या हो सकता है? इसमें हमारे पास लेट्स सपोज जो हमने वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखा था, हम यहाँ पे स्टूडेंट का लिख लेते हैं नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे लिख देते हैं उसका रोल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडी भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1, और मैं साथ में बोल रहा हूँ उसका कोई भी नाम, नवीद, और उसकी ईमेल आ गई, ठीक है, और साथ में उसका कोई भी रोल नंबर आ गया। अच्छा, जिस तरह मैंने ये एक रिकॉर्ड सेव किया है, इसी तरह मैं एक और रिकॉर्ड सेव कर सकता हूँ किसी दूसरे स्टूडेंट का, और उसके साथ उसका कोई रोल नंबर आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसी तरह हम तीसरा रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, चौथा रिकॉर्ड, एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ऐसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने इसको रीड करना है, एक सबसे पहली बात, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, डेफिनेटली ये खुद से हम थोड़ी टेबल बना रहे होंगे, ये डेटाबेस ही बना रही होगी ना पीछे सारा, और स्टोर करने का मैकेनिज्म भी सारा वो खुद से, उसकी इंटरनल लॉजिक्स हैं कुछ, उन्होंने एक बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो इस सारी टेक्निक्स को बनाता है और डाटा को स्टोर करता है। अच्छा, हमने लेकिन मेजरली आपने अगर कोई एसक्यूएल डेटाबेस यूज की है तो आप उसके सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपना टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल का डेटाबेस या एसक्यूएल की चीजें। अब एक टेबल के अंदर कॉलम्स कितने होंगे और उसके अंदर रोज कितनी होंगी, ये तो डाटा पे डिपेंड करता है ना। नहीं समझ आया आपको? कि एक टेबल तो बन गया, अब इस टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे ये कौन बताएगा डेटाबेस को? हम बताएंगे, डेवलपर। और उसके अंदर कितनी रोज होंगी ये कौन बताएगा उसको? ये भी हम डाटा जितना सेव करेंगे उतनी रोज बन जाएंगी। तो यानी कि हमने कॉलम भी बताने हमने खुद है, रोज भी खुद बतानी है। यानी कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे और उसमें क्या डाटा होगा ये तो मैं इंसर्ट करूंगा, मैं डाटा उसको क्रिएट करूंगा ना। ये चीज बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो हम डाटा के अंदर मतलब इस तरह से हमने कॉलम बना लिए, ये कॉलम मुझे लेट्स सपोज मेरे पास 10,000 स्टूडेंट हैं जिनका डाटा मैं सेव करना चाहता हूं। अब कॉलम मैं कितनी दफा क्रिएट करूंगा? क्या लगता है आपको? कॉलम में कितनी दफा क्रिएट करूंगा? यानी कि मुझे 10,000 स्टूडेंट डेटाबेस में सेव करने हैं ऑर्गेनाइज करके, और मैंने उसके लिए एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज करनी है, मतलब मैंने टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करना है। और अगर मैंने टेबुलर फॉर्म में ही डाटा स्टोर करना है तो आप मुझे बताएं कि मैं कितने उसके अंदर कितनी दफा मैं कॉलम बनाऊंगा? 1 टाइम बनाऊं। और कितने टेबल बनाऊंगा? कितने टेबल बनाने चाहिए मुझे?
एक बनाने चाहिए या मल्टीपल बनाने चाहिए? एक टेबल बनाना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने स्टूडेंट के साथ कार का डाटा स्टोर करना तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक अलग टेबल बनाना चाहिए। तो उस वक्त मुझे एक गोल्ड, अब उसके अंदर भी जितने कॉलम हैं वो भी मुझे एक दफा ही डिफाइन करने चाहिए, वो भी मुझे एक दफा ही डिफाइन करने चाहिए। अच्छा, अब ये जो चीज है ना कि हमने कितने टेबल बनाने और एक टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने, ये वन टाइम जॉब है, एक दफा करनी पड़ती है डेटाबेस की लाइफ में। मैंने जैसे ये स्टूडेंट का टेबल बना दिया और इसमें ये कॉलम है, मैंने एक दफा डाटा को स्टोर कर दिए। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे डाटा को स्टोर कर दिया और एक एक कॉलम में बना के डाटा को रख लिया है, अब इसके अंदर जो मैंने ये पहला वाला कॉलम बनाया ना जिसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, रोल नंबर, ये मैंने वन टाइम किया और इसको हम बोलते हैं स्कीमा डिफाइन करना। इसको क्या बोलते हैं? स्कीमा, टेबल का स्कीमा। टेबल का स्कीमा क्या होता है कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, उसको हम टेबल का स्कीमा बोलते हैं। सही हो गया? अच्छा, अब टेबल का हमने स्कीमा बना लिया और उसके अंदर हमने डाटा भी जो है वो स्टोर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास काम क्या है कि ये वाला तो काम हमने कर लिया कि स्कीमा बना लिया और उसके अंदर डाटा को स्टोर कर लिया, और एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हमने एक टेबल डिजाइन करना है, ये भी हमने सीख लिया। क्यों? क्योंकि एक ही टेबल के अंदर कार का डाटा भी स्टोर हो रहा है, यूजर का डाटा भी स्टोर हो रहा है, वो अच्छी टेक्निक नहीं है। तो हम यानी कि मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे और हर टेबल में एक दफा उसका स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा डिफाइन करने का मतलब ये है कि कॉलम्स डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे। बात समझ आ गई आपको? और ये जो काम है ना टेबल बनाने का, ये सब एसक्यूएल डेटाबेसेस में एग्जैक्ट सेम है। यानी कि सब जितनी भी एसक्यूएल का मतलब ही ये है कि डाटा को टेबलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। तो जितनी भी एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो सब की सब टेबल का इस्तेमाल करती हैं डाटा को स्टोर करने में। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस एक ऐसी डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ऐसी डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर डाटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्ट बेस होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है पहले। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी एंटिटी के शेप को हम उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मीन की पेयर वैल्यूज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी एंटिटी की की पेयर वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो कैसे हम बनाते थे? नेम, उसके आगे हमारे पास नेम आ गया यूजर का, उसके बाद उसकी ईमेल कोलन उसकी ईमेल आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसका रोल नंबर, तो उसका रोल नंबर आ गया यहां पे ऐसे। और उसके साथ क्या है? आईडी, तो उसके साथ उसकी आईडी भी आ गई। बात समझ आ गई? अच्छा, इस और इस के अंदर शक्ल में डिफरेंस है ना, इस वजह से ये दो डिफरेंट एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, क्योंकि शक्ल के अंदर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है कि यहां पे हम डाटा को टेबल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं और दूसरे एंड पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जेसन फॉर्मेट में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो टेबलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करने वाला, यानी कि अगर डाटा की ऑर्गेनाइजेशन टेबलर फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल डेटाबेसेस। अगर डाटा की ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, जेसन के फॉर्मेट में हो, दैट इज कॉल्ड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो एसक्यूएल में डेटाबेसेस में फेमस डेटाबेसेस हैं, पोस्टग्रेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल लाइट है, माई एसक्यूएल है, अरोरा डीबी है, एक लंबी लिस्ट है। ये लंबी लिस्ट क्यों है? लंबी लिस्ट इसलिए है, देखो एक गूगल कंपनी है, वो कहती है कि मैं फेसबुक का बनाया हुआ डेटाबेस का सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करूं, और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, मैं अपना डेटाबेस का सॉफ्टवेयर क्यों ना बनाऊं, यानी कि मैं खुद से टेक्निक्स क्यों ना बनाऊं जो डाटा को
रीड और सेव करने में मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा करे, ऐसा उसको क्यों करना है? उसने फेसबुक से आगे जाना है, वो अपनी एक लैदा सॉफ्टवेयर बनाने बैठ जाएगा। कोई कंपनी भी है, वो अपना एक लैदा सॉफ्टवेयर बनाएगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं। अब हम इंडिविजुअल तो नहीं बना सकते ना सॉफ्टवेयर, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं डेटाबेसिस के, यानी कि डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो वो इस पे बजट या अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो दूसरी कंपनी से आगे जा सकें, और वो दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते। तो इसलिए मल्टीपल डेटाबेसेस जो हैं वो मार्केट के अंदर है। और एक तो ये है कि एक ही कैटेगरी के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस क्यों हैं? क्योंकि हर कंपनी ने अपनी अपनी टेक्निक्स बनाई हैं। हर कंपनी चाहती है कि मेरा सॉफ्टवेयर दूसरे से बेहतर हो। और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल वाला क्यों डिफरेंस है? ये मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंस है। लोग समझते हैं कि एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में डाटा को स्टोर करना, मीन टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करने में डाटा स्लो हो जाता है, डाटा का रीड ऑपरेशन स्लो हो जाता है। तो नो एसक्यूएल यानी कि की पेयर वैल्यू में डाटा स्टोर करना ये ज्यादा फास्ट है, इसलिए नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर वो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं डाटा को राइट करने में। समझ आ रही है ना? तो नो एसक्यूएल भी समझ आ गया और एसक्यूएल भी समझ में आ गया। यहां तक किसी का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, फिर हम फर्दर इसके अंदर जाएंगे, इसको मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब हमारा गोल ये है, हमें समझ में आ गया कि डेटाबेस क्या है, समझ में आ गया एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या हैं, समझ में आ गया नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या हैं, दोनों के फॉर्मेट क्या हैं, इसमें की पेयर वैल्यूज में डाटा स्टोर होना है यानी कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ये टेबल, इसको हम बोलते हैं टेबलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है, मीन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं, और उसकी मैंने शक्ल भी आपको ड्रा करके थोड़ी सी अंडरस्टैंड करवा दी है क्या है। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट, हमें एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डेटाबेस पे डिपेंड करना चाहिए। देखो हमें टेक्निकली क्या करना है, अगर मैं बोलूं कि 4 किस्म के ब्राउजर्स हैं, ओपेरा है, उसके बाद ये क्रोम है, सफारी है, इस तरह के 3-4 किस्म के ये ब्राउजर्स हैं, और मैं आपको क्रोम में के ब्राउजर के अंदर क्या क्या फीचर हैं ये समझा दूं, आपके लिए सफारी चलाना मुश्किल होगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना है और उसमें जाके ब्राउजिंग करनी है। चारों सॉफ्टवेयर का एक ही काम है, ब्राउजिंग करना, एक ही काम है ना। अगर हम एक डेटाबेस को अच्छे से कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चैलेंज होगा दूसरी डेटाबेस को एक्सप्लोर करने में। टेक्निकली आपने तो सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना है, बाकी 4 ऑपरेशन करने हैं, दैट्स इट। सही है? तो ये वाला टास्क हमें परफॉर्म करना है।